सबसे बड़ी खबर है इस समय की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से फिर से एक बार ईरान ने कहा है कि अब सीज फायर नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं हो रही है। मतलब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की जो बातचीत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है और बाकायदा इसका ऐलान इस बार ईरान ने किया है। दरअसल अमेरिका लगातार विश्वासघात कर रहा है, धोखा दे रहा है। अमेरिका को लगता है कि वो दुनिया का सबसे शातिर देश है, होशियार देश है, और उसे नहीं पता है कि ईरान डाल है। अगर अमेरिका डाल है तो ईरान पात है। जिस 10.5 करोड़ के ईरान देश वाले ईरान के पास जो है वो राजनयिकों की कमी नहीं है। वो ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल सबके जानकार हैं और उन्होंने साबित किया है कि वो अमेरिका पर भारी पड़ रहे हैं। दरअसल इस खेल के पीछे सबसे बड़ा ये खेल है कि अमेरिका को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसे किसी कीमत पर ईरान कह रहा है कि हम बिना हार जाने के तो युद्ध होर्मुज नहीं खोलेंगे। होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है, ऐसा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि जैसे ही युद्ध खत्म होगा, इमरजेंसी खत्म होगी, बेंजामिन नेतन्याहू को जेल जाना होगा। उससे भी भयानक, बगैर अमेरिका की मदद के 3 महीना भी नहीं लगेगा और इजराइल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल के पीछे खाड़ी देश जो है वो हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। एक और ईरान की कूटनीतिक सफलता की बात देखिए। ईरान के साथ पूरा का पूरा खाड़ी देश खराब। खबरें ये छन करा रही है कि खाड़ी देशों ने ही बाकायदा ईरान को जानकारी दी कि कहां कहां अमेरिकी अड्डे हैं, जिसमें कतर है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, और छान कर उस निशाने पर ईरान ने मिसाइल दागे हैं। तो ईरान की जीत में खाड़ी देशों का भी हाथ है और अमेरिका से वो 2 कदम आगे है। इस बार ईरान ने अपनी वार्ता टीम में मनोवैज्ञानिकों को भी रखा था। तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ छटपटा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक प्रॉक्सी वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि एक बार फिर से ईरान को फंसाया जाए, लेकिन ईरान मुस्तैद है, चुस्त है और उसे पता है कि वो समझौता नहीं करेगा। ईरान को यह भी पता है कि अमेरिका 2 महीने का तेल उसके पास और स्टोरेज है, उसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और दूसरी बड़ी बात है, ईरान अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। वो हल्के वाला देश नहीं है, न वो झूठ बोलता है, न झूठ बर्दाश्त करता है। एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात करता है, फिर वो धमकाता है, उसके बाद फिर से उधर इजराइल जो है वो लेबनान पर हमला कर देता है। तो ईरान जो है वो कमिटमेंट का भी पक्का देश है और वो यमन को या लेबनान को या फिलिस्तीन को नहीं छोड़ सकता है। ईरान की बातचीत में फिलिस्तीन की आज़ादी शामिल है, उसके बगैर बातचीत नहीं हो सकती है। ईरान की बातचीत में लेबनान पर हमला रुकना चाहिए, उसकी आज़ादी सुनिश्चित हो, और ईरान की बातचीत में यमन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ये भी सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ईरान जो है वो वैसा देश नहीं है जो वादा खिलाफी कर जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान को पता है कि अब अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका को जो भी प्रयोग करना था उसने अपने सबसे बड़े एस्पिरिट 2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, वो भी ध्वस्त हुआ। F-18, F-16, F-15 का इस्तेमाल किया, वो भी ध्वस्त हुआ है। उसने अपने सारे युद्धपोत को मैदान में उतारा, उससे कोई काम नहीं हुआ है। तो ईरान को पता है कि वो विनिंग पोजीशन पर है, वो ड्राइविंग सीट पर है, और अमेरिका के पास अब कोई ऐसा हथियार फिलहाल नहीं है जिससे वो अमेरिका ईरान पर हमला करे। वो न्यूक्लियर अटैक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हवा में उसको मारने की क्षमता है ईरान के पास। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका तक ईरान की रीच अब दिखने लगी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें हैं, चीन के पास ऐसी मिसाइलें हैं, रूस के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता जो है वो अमेरिका तक है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की जो वायु रक्षा प्रणाली है थार्ड, जो इंटरसेप्टर्स है, वो बिल्कुल नाकाम है। इसका मतलब है कि वो इन तमाम मिसाइलों को, जिसकी मारक क्षमता दूसरे देशों तक है, उसको नहीं रोक सकता है। वहीं ईरान के पास S-500 जैसी मारक क्षमता वाले इंटरसेप्टर्स हैं जो रूस के निर्मित है। चीन उसके साथ खड़ा है, ये दुनिया को पता है। तो ईरान को अब कुछ भी नुकसान, कुछ भी खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो बगैर हार जाने के बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो किसी कीमत पर नहीं चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो। इजराइल तभी तक एग्जिस्ट करता है
जब तक ये युद्ध चलता रहे, क्योंकि अब्राहम एकॉर्ड पर खाड़ी देशों ने दस्तखत करने से मना कर दिया है। तो सवाल है कि अगर अमेरिका इस समझौते के बाद पीछे जाता है तो इजराइल को कौन बचाएगा, और इजराइल बगैर अमेरिका के शह पर एक दिन नहीं चल सकता है। और सवाल है कि एशिया में और कोई भी अब मददगार नहीं है, वो खाड़ी देशों से घिरा है। हमास, हिजबुल्ला और हुती के जो हमले होंगे वो उसके बर्दाश्त से बाहर की चीज होगी। तो सोचिए समय कितना करवट बदलता है, 360 डिग्री घूम चुका है। कल तक जो इजराइल एशिया का सबसे मजबूत देश होता था, कल तक जो लोग इजराइल के तकनीक की कस्में खाते थे, अब खाड़ी देशों को पता चल गया है कि अमेरिका की सारी तकनीकें इजराइल के इस युद्ध में फेल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब कोई भी खाड़ी देश तवज्जो नहीं देगा अमेरिका को। वो वही सारी तकनीक ईरान से खरीदेगा और अमेरिका अपने डॉलर के तेल के कारोबार के बदले वो अपनी करेंसी में काम करेगा। तो पूरी दुनिया में जो अमेरिका की बादशाहत है वो लगभग खत्म के कगार पर है। ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया और अब ऐसा होगा कि शायद ही दुनिया में कभी अमेरिका किसी देश पर हमला करने की हिमाकत करे या जुर्रत करे। ये भी बात अब धीरे धीरे साफ होने लगेगा। लेकिन इस युद्ध में भारत को सबसे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। पता नहीं भारत सरकार की क्या मजबूरी है, जब ईरान अमेरिका से नहीं डर रहा है तो भारत ट्रंप के क्यों आगे पीछे कर रहा है। उसने हमारे 3 नागरिकों को मार दिया, उसके बावजूद प्रधानमंत्री का न बोलना सवाल खड़ा करता है। अमेरिका तय कर रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। सवाल है कि हमारे साथ अमेरिका कभी दोस्ताना नहीं रहा है, उसकी हमेशा से जो रुझान रहा है वो पाकिस्तान के साथ रहा है। तो अमेरिका भारत के लिहाज से तो एक मददगार देश नहीं है। हाँ, वो हमारा आर्थिक दोहन जरूर कर रहा है, वो हमारे साथ जबरदस्ती का ट्रेड डील चाहता है जिसमें हम सब सिर्फ खरीदार होंगे। इस युद्ध में भारत की स्थिति लगातार सबसे ज़्यादा खराब हो रही है, हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, तेल गैस की किल्लत हो रही है, हमें तेल के बदले इथेनॉल मिल रहा है। तो आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन सोचिए, भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो यूरोप में जाकर कह रहे हैं कि हम तो रूस से इसलिए तेल खरीद रहे थे कि अमेरिका कह रहा था। सोचिए, भारत को अमेरिका चला रहा है। ईरान जैसा देश अमेरिका पर आफत बनकर टूट रहा है। खाड़ी देश भी ईरान के साथ खड़े नहीं है, लेकिन भारत जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा। ये सारे कई सवाल खड़ा करता है। लेकिन मानना पड़ेगा ईरान की सामरिक क्षमता, उसके सैनिक क्षमता को और उसकी कूटनीतिज्ञ को। ईरान के विदेश मंत्री हों या फिर राष्ट्रपति हों या ईरान के प्रमुख मुस्तफा खामनेई, इन सब को दुनिया भर की जानकारी है और खासकर अमेरिका के नस नस से लोग वाकिफ हैं। और इजराइल तो चाहता ही नहीं कि युद्ध खत्म हो। तो ये युद्ध जितना लंबा चलेगा स्थितियां और उतनी भयानक होती जाएंगी। भारत के लिहाज से बात करें तो लगभग 13,000 भारतीय दुनिया भर के बड़े शिप पर नौकरी करते हैं। उनकी नौकरी की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि ईरान होर्मुज नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका घुटने नहीं टेके। और ईरान के होर्मुज के बाहर किसी भी जहाज को आते देखकर अमेरिका उस पर हमला करता है। उसने बैरिकेडिंग लगा रखी है। दुनिया मतलब वो किसी को भी ईरान से तेल नहीं खरीदने दे रहा है, यहाँ तक कि खाड़ी देशों से भी तेल नहीं खरीदने दे रहा है। तो अमेरिका, ईरान और इजराइल के इस युद्ध में पूरी दुनिया की इकोनॉमी पिस रही है, ये बात तो साफ है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या होर्मुज ईरान ने बंद किया? युद्ध की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की ईरान पर हमला करके। रही बात ईरान की, तो ईरान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ईरान 45 साल प्रतिबंध झेल चुका है, वो आगे भी झेल लेगा क्योंकि उसके पास अपना तेल और गैस है, उसके पास अपने खाने की सामान है। दुनिया के देशों पर उसकी निर्भरता कम है और ईरान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है क्योंकि इसके साथ रूस और चीन दोस्त की तरह खड़ा है। उसके हथियार, उसके लिए उसको समंदर के रास्ते की जरूरत नहीं है, उसको रास्ते वो रेल से पहुंचा देता है। तो रूस उसके साथ खड़ा है, चीन उसके साथ खड़ा है और अमेरिका यहीं पर फंस रहा है। ईरान को तभी झुकाया जा सकता था जब खाड़ी देश उस पर हमला करे, लेकिन खाड़ी देशों की जो रणनीति सामने आ रही है उसमें यह साफ है कि खाड़ी देश देर सवेर अमेरिका के साथ ही, ईरान के साथ ही बने हुए हैं। बाकायदा खाड़ी देशों ने ही अमेरिका के सैनिक ठिकानों की जानकारी दी है। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि ये समझौता अभी कुछ कारगर नहीं है। होर्मुज लगातार बंद रहेगा और
होर्मुज लगातार बंद रहेगा तब तक जब तक अमेरिका ईरान की शर्तों को नहीं मान लेता है। आखिर ईरान क्यों न शर्तें मनवाए, वो ड्राइविंग सीट पर है, उसने अपनी ताकत दिखाई है, क्षमता दिखाई है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।